हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं ब्रजेश कुमार आप लोगों को सल्तनत काल का जो इतिहास है उसके आगे के चैप्टर में मैं ले चलता हूँ, जहाँ से सल्तनत काल का जो प्रशासन व्यवस्था होता है, प्रशासन व्यवस्था इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्रशासन व्यवस्था क्या होता था। तो प्रशासन व्यवस्था इसमें क्या हुआ कि आते ही जैसे ही सल्तनत काल आया, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, इस लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था अलग अलग रखी। अलाउद्दीन खिलजी, जो भी थे सल्तनत काल के, उसकी व्यवस्था अलग अलग हो गई। तो इसमें किस तरीका का व्यवस्था चला और कौन सा व्यवस्था बहुत ज़्यादा कारगर हुआ, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले में इसमें आता है प्रशासन व्यवस्था। प्रशासन व्यवस्था में पहला हो गया केंद्रीय और दूसरा हो गया प्रांतीय। केंद्रीय व्यवस्था उसको कहते थे जो सरकार एक बड़े लेवल पर जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग केंद्रीय व्यवस्था कहते हैं। और प्रांतीय व्यवस्था एक प्रांत, एक छोटा सूबे का जो व्यवस्था होता है उसको हम लोग प्रांतीय व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए, प्रांत को ही इक्ता कहा जाता था, प्रांत को इक्ता कहा जाता था। और इक्ता के बाद आता था परगना। परगना और इसकी सबसे छोटी इकाई गांव होता था। जो गांव का मुखिया होता था वो इसकी देखरेख करता था। ये परगना उससे बड़ा होता था। तो इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि प्रांतीय सबसे बड़ा, परगना और गांव, इसको अरेंजमेंट हम इस तरीका से कर सकते हैं, प्रांतीय, परगना और गांव। तो आते हैं केंद्रीय व्यवस्था में क्या था। केंद्रीय व्यवस्था जो होता था उसमें मंत्री परिषद, मंत्री परिषद को हम लोग मजलिस से खलवत, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद की व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो उसको मजलिस से खलवत कहते थे। उसके बाद जो आता था इस मजलिस से खलवत के अंतर्गत जो कौन कौन विभाग आता था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, वजीर जो होता था वह सबसे ऊपर का पोस्ट होता था। राजा के बाद जो दूसरा स्थान जो होता था वो वजीर का होता था। वजीर प्रधानमंत्री एवं दीवाने वजारत वजीर होता था। इसको याद रखने का इस तरीका से है क्योंकि सबसे ऊपर का जो पोस्ट होता है, आज के डेट में भी आप देखिएगा कि सबसे ऊपर जो होता है सत्ता में वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उसका टोटल जो कार्यभार, जो असली देश को संचालित करने वाला होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो उसको इस तरीका से हम लोग याद रख सकते हैं कि राजा जो होता था उस समय पूरा संपूर्ण का मालिक होता था और उसकी देखरेख के लिए जो वजीर की व्यवस्था की गई थी उसको हम लोग बोलते थे प्रधानमंत्री एवं दीवाने वजारत। तो इसको याद आप लोग रख सकते हैं उस तरीका से। उसके बाद देखते हैं आरिज ए मुमालिक। वजीर के बाद की जो संस्था होती है वह सैनिक प्रशासन की व्यवस्था थी। अभी भी देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री की बात जो होता है वह रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये तीन व्यवस्था होती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वजीर के बाद पहला तो राजा हो गया, उसके बाद वजीर हो गया, उसके बाद आरिजे मुमालिक ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था, यह सैन्य विभाग का प्रधान होता था। उसके बाद जो आता है दबीर खास, यह पत्र व्यवहार का प्रधान होता था। दबीर खास, आरिजे मुमालिक, दबीर खास और दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत का मतलब होता है विदेश वार्ता। यह विदेश वार्ता का प्रधान होता था दीवाने रिसालत, जो विदेश वार्ता देखते थे। उसके बाद आता है सद्र उस सुदूर, यह धर्म विभाग का प्रधान होता था, यह धर्म विभाग का प्रधान होता था। तो इस तरीका से उसके बाद आता था काजी उल कजात, जो न्याय व्यवस्था का प्रधान होता था। जो काजी उल कजात, जो न्याय व्यवस्था का प्रधान होता था। उसके बाद आता था वरीद ए मुमालिक। देखिए, आरिज ए मुमालिक यह सैन्य विभाग का प्रधान था और वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग था। तो इसीलिए हम लोग इसका जो है वह एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन बन जाती है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको याद रखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं वजीर, जिसको वजारत बोलते हैं, वह प्रधानमंत्री माने कि दीवान वजारत। देखिए, इसमें याद रखना है मुमालिक, पहला मुमालिक था
वह क्या करता था कि सैन्य विभाग का प्रधान था, और अंतिम जो मुमालिक था वह गुप्तचर विभाग का प्रधान था। तो इससे हम दो टर्म को याद रख सकते हैं, मुमालिक और मुमालिक, ये दो टर्म हम लोग देख लिए। तो मुमालिक से हम लोग देख रहे हैं कि देखिए मेरा काम होता है सिर्फ इसमें पढ़ाना नहीं, क्योंकि पढ़ा कैसे जाता है उसको बताना कि आप किस तरीका से को रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। तो मुमालिक में हम लोग दो चीज़ देखते हैं, मुमालिक एक सैन्य विभाग का प्रधान होता है, एक गुप्तचर विभाग का प्रधान होता है। तो मुमालिक में क्या होगा कि पहला जो हम लोग देखेंगे, तो जैसे ही पहला आएगा वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आरिज, अ से स्टार्ट है, ए अल्फाबेट से स्टार्ट है। तो अमुमालिक यानी कि आरिज मुमालिक, इसको याद रखें। वरीद ए मुमालिक, वरीद अ बी से स्टार्ट है। तो पहला वाला जो मुमालिक और आरिज मुमालिक, वह क्या किया कि सैन्य विभाग से, और बी वरीद ए मुमालिक, वरीद ए मुमालिक, बी वाला जो पार्ट है वह क्या किया कि गुप्तचर विभाग से। तो इसको इस तरीका से हम लोग को रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है दीवाने खास, दीवाने खास, दीवाने खास। तो इसको याद रखने का तरीका है कि कोई आपका खास आदमी है, उस समय में कोई टेलीफोन की व्यवस्था सुविधा नहीं थी, तो हम लोग उसको कैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे। कोई खास आदमी को अगर संदेश पहुंचाना हो तो उसको हम लोग एक पत्र लिखते थे। तो पत्र के हिसाब से हम लोग उस चीज़ को दिमाग में को रिलेट करेंगे कि मेरा जो खास आदमी है, तो दबीर ए खास, खास जैसे ही आया दबीर ए खास, तो हम लोग इस चीज़ को याद करेंगे जो मेरा खास आदमी उस समय था, उसको क्या पत्र व्यवहार का प्रधान बनाया गया। दीवान रिसालत, दीवान रिसालत, इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखना है रसातल। रसातल आप लोग सुनने होंगे, जो रसातल भूमि के अंदर, रसातल का मतलब होता है कि भूमि के अंदर, जो भूमि के अंदर दब जाए उसको हम लोग विदेश वार्ता से याद रखेंगे। उसके बाद सद उस सुदूर, सुदूर यानी कि सुदूर जो दूर दराज तक सोचने वाला है, दूर दराज तक जो सोचता है, दूर धर्म से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वह दूर दराज तक सोचता है, इसीलिए धर्म विभाग। काजी उल कजात, यह न्याय विभाग, इसको सिंगल याद रखना है कजात। तो इसको हम लोग इस तरीके से सिंपल याद रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि पहला जो हो गया वजीर, प्रधानमंत्री, जिसको वजारत भी बोलते थे। उसके बाद दूसरा जो हम लोग देख लेते हैं मुमालिक, जो सैन्य विभाग का प्रधान था और अ से स्टार्ट था, ए से स्टार्ट था, यानी कि आरिज ए मुमालिक। बी में हम लोग देख लेते हैं वजाद ए मुमालिक, वरीद ए मुमालिक, बी से जो स्टार्ट था। तो बी से और से जो स्टार्ट था वो जो था सैन्य विभाग का प्रधान, और बी से जो स्टार्ट था वह था आपको गुप्तचर विभाग का प्रधान। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं खास, खास देखिए दबीर खास, दबीर खास, दबीर खास में क्या था, मैं खास आदमी है और उसको कुछ भेजना है तो उसको हम पत्रचार के माध्यम से भेजते थे, तो वह पत्रचार विभाग का। दीवाने रसातल, दीवाने रसातल, जो रसातल जो होता है वो धरती के अंदर होता है भूमि में, तो इसीलिए वो चारों बगल भ्रमण करता है। इस तरीका से हम लोग दिमाग में को रिलेट करके, तो यह विदेश वार्ता के लिए। सद्र उर सुदूर, धर्म विभाग का, जो सुदूर जो दूर दूर तक सोचता है वह धर्म विभाग का। काजी उल कजात, न्याय विभाग का। तो इस तरीका से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ऐसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है। अब हम लोग आते हैं कर व्यवस्था। कर व्यवस्था में इसमें आता था उस्र, उस्र जो था वह मुसलमानों पर लगने वाला कर था, उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। उस्र जो था मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप लोग इसको क्या। खराज, खराज जो था वो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था, गैर मुसलमान जो थे उससे लिए जाने वाला कर था। उस मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, खराज जो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर, जकात धनवान मुसलमानों से लिया गया धार्मिक कर। दो चीज याद रखिएगा, जकात और जजिया। जजिया जो था वो हिंदुओं से लिए जाने वाला धार्मिक कर, और जकात जो था वो मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर। और तीसरा जो था खम्स, खम्स जो क्या व्यवस्था थी, खम्स था जो राजा लड़ाई करते थे, जो राजा लड़ाई में जाते थे और वहाँ के जो लोग दूसरे राजा होते हैं उसको हरा करके जो उससे धन जो इकट्ठा होता था, और जो लूटपाट करके उसके जो क्षेत्र में लूटपाट करके जो हम लोग उसको लाता था राजा, उसको क्या करते थे कि उसको हम लोग खम्स बोलते थे। तो खम्स का क्या मतलब था कि खम्स में होता था कि 1/5 भाग, 1/5 भाग वह राजा के पास रह जाता था,
माने कि राजा के पास राजा था और 4/5 भाग जो सैनिक होते थे, जो लूट करके लाते थे, उसके पास रह जाता था। उसके बाद अलग से कर व्यवस्था भी लगता था, जिसको व्यापारी कर, चारागाह कर और सिंचाई कर भी बोलते हैं। तो इस तरह से मैं देख लिया मंत्री परिषद, कर व्यवस्था। तो पहले जो था, जो हम लोग देखे थे, वह देखे थे कि उसकी पहले का जो व्यवस्था क्या था, मंत्री परिषद यानी प्रशासनिक व्यवस्था को देखे थे। उसके बाद कर व्यवस्था को हमने पिछला वीडियो में देखे, पिछले इसी से पीछे देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सैनिक संगठन। सैनिक संगठन इसका किस तरीका था। तो इसका जो सैनिक संगठन था वह 4 प्रकार के सैनिकों में विभाजित था। 4 प्रकार के सैनिकों में विभाजित पहला जो था वह सुल्तान के सैनिक के रूप में भर्ती होता था। इसकी जो भर्तियां होती थी वह पहला था कि वह सुल्तान के सैनिक के रूप में भर्ती होती थी। दूसरा जो होता था वह इक्तादारों के सैनिकों के रूप में भर्ती होती थी। इक्तादार जो यहाँ पर प्रांतीय व्यवस्था है, ये जो सुल्तान के रूप में भर्ती हुआ केंद्रीय व्यवस्था में। इक्तादारीय प्रांतीय व्यवस्था में कि इक्तादारों के सैनिक के रूप में एक भर्ती होती थी। तीसरा जो होता था वो अस्थायी सैनिक व्यवस्था। इसका सैनिक व्यवस्था मानी कि 4 तरीका से था। पहला हम लोग देख रहे हैं सुल्तानों के रूप में, दूसरा इक्तेदारों के रूप में, पहला अस्थायी सैनिक, और चौथा जो सैनिक होता था वह अगर किसी हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध लड़ना है तो मुस्लिमों को भर्ती कर लिया जाता था। फिर मुस्लिमों के विरुद्ध अगर युद्ध लड़ना है तो हिंदुओं की भर्ती कर लिया जाता था। तो इस तरीका से 4 तरीका से इसका सैनिक संगठन का जो व्यवस्था था वह 4 तरीके से था। सेना के 3 प्रकार, सेना जो चलती थी, सेना जो किसी युद्ध के लिए जाती थी तो उसकी 3 व्यवस्था थी, 3 तरीका से इसका व्यवस्था था। पहला था घुड़सवार, दूसरा गज सेना और तीसरा पैदल। गज सेना माने कि हाथी का जो सवारी जो वाले जो होते थे, घुड़सवार घोड़ा के सवारी और पैदल सेना। नोट, सेना के संगठन एवं पदों का विभाजन दशमलव प्रणाली पर आधारित था। अब देखिए, ये घुड़सवार हो गया, ये पैदल सेना हो गया, ये पैदल सेना हो गया, तो ये सेना चल रहा है तो इसका एक हेड होगा। उसी हेड को क्या किया था कि इसने दशमलव प्रणाली में बताया था। इसमें देखिए, अगर 10 घुड़सवार है तो 1 शेरखेल होगा। 10 माने कि 10 घुड़सवार पर 1 शेरखेल। जो शेरखेल जो होते थे वो सेना घुड़सवार के ही एक अधिकारी होते थे, तो वो 1 शेरखेल होगा। इसलिए इसको याद रखिएगा, 10 घुड़सवार पर 1 शेरखेल, 10 शेरखेल पर 1 सिपाही, 1 सिपाह सलाहकार, 10 शेरखेल पर 1 सिपाह सलाहकार, 10 सिपाह सलाहकार पर 1 अमीर, 1 अमीर और 10 अमीर पर 1 मलिक होता था। 1 मलिक होता था। मलिक का जो व्यवस्था होता था, 1 मलिक होता था और 10 मलिक पर 1 खान होता था। तो इसीलिए इस व्यवस्था में आप देखिएगा कि शेरखेल, खान, इस तरीका से जो भी आ रहा है वह एक पदाधिकारी के रूप में यहाँ पे कार्यरत करता है। जैसे अपने प्रशासनिक व्यवस्था में पहले एसपी होता है, उसके बाद डीएसपी होता है, उसके बाद थाना का जो हो गया वह एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। तो इस तरीका से इसका व्यवस्था जो था वह किसी भी युद्ध के लिए किया जाता था। अब देखिए, न्याय एवं दंड विधान क्या था। जान रहे हैं कि आप लोग न्याय और दंड विधान इसका बहुत कठोर था। इसके लिए जो प्रधान न्यायाधीश स्वतंत्र सुल्तान होता था, जो इसका जो प्रधान जो न्यायाधीश होता था, जो किसी चीज़ का सबसे बड़ा जो उच्च फैसला लेने का जो अधिकार होता था वह क्या होता था कि सुल्तान के पास होता था। तो इसलिए प्रधान न्यायाधीश स्वतंत्र सुल्तान होता था। और धार्मिक मामले पर अगर कोई धार्मिक मामला है और उसके थ्रू अगर कोई केस या मुकदमा आ गया तो उस पर वह क्या करता था कि अपने गाजी से सहायता लेता था, गाजी की सहायता लेता था। इस तरीका से हम लोग उसके देख लिए। उसके बाद विभाग जो है, और इसका विभाग कौन कौन था, जो इसमें जो विभाग थे, जैसे आपने देख रहा है कि कुछ विभाग को क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुछ को चेंज कर दिया गया, कुछ विभाग को जो हुआ वह क्या किया कि अलाउद्दीन ने चेंज कर दिया था, कुछ ने क्या किया था कि बलबन ने कुछ को चेंज कर दिया था। तो इस विभाग की जो व्यवस्था थी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो इसमें विभाग, क्षेत्र और सुल्तान, देखिए, दीवाने मुखरार, दीवाने मुखरार यह बीत विभाग था और अलाउद्दीन के खिलजी में था। दीवाने मुखरार
दीवाने मुखरार यह वित्त मंत्रालय से संबंधित था और यह अलाउद्दीन के खिलाफत समय में था। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज यह सैन्य 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 व्यवस्था था और यह बलबन के समय में था, बलबन के समय में था दीवाने अर्ज। उसके बाद देखिए दीवाने कोही, दीवाने कोही जो कृषि से संबंधित था। वह क्या किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनाया था। तो इसके बारे में तकलीफ, MBT लिखने का मतलब है कि मोहम्मद बिन तुगलक, FST लिखने का मतलब फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इसको आप लोग याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। MBT मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। दीवाने अर्ज देखिए मोहम्मद, इसको MBT इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसने क्या किया था कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था और इसने अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए बहुत ओवर स्टेप, माने कि कुछ ज़्यादा आगे बढ़ के इसने क्या किया था कि स्टेप ले लिया था, जिसके कारण इसने क्या किया था कि देवगिरी अपनी राजधानी लगी थी, वहाँ पे फ्लॉप हो गया। उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, वो फेल हो गया। तो इसीलिए इसको हम लोग ओवर इंटेलिजेंट बोलते हैं। तो इसीलिए इसका नाम MBT रखे हैं क्योंकि इससे आपको याद रहे, जो ओवर इंटेलिजेंट की बात की चर्चा होगी वो MBT मोहम्मद बिन तुगलक। और FST इसका इसलिए नाम रखे हैं क्योंकि फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसने बहुत सारा काम किया था। एक दायरे में रहकर, एक फॉरवर्ड सिस्टम ट्रिब्यूटरी में रह करके इसने क्या किया था कि सारा काम किया था। तो देखिए दीवाने बंदगान यह दास के लिए एक व्यवस्था थी और यह फिरोज शाह तुगलक के समय में था। अब दीवाने खैरात पेंशन की व्यवस्था थी, वह भी फिरोज शाह तुगलक के समय में था। तो इस समय में हम लोग देख रहे हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय में सल्तनत काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बहुत अच्छा था। दंड विधान जो था वह बहुत कठोर था। जैसे किसी को हाथ के बदले हाथ काट लेना, किसी को अगर चोरी कर रहा है तो उसको हाथ काट लेना, उसको कठोर से कठोर सजा देना। तो ये सल्तनत काल में, लेकिन स्त्रियों की स्थिति उस समय बहुत अच्छी थी और भारत सल्तनत काल में भारत बहुत समृद्ध था। कृषि, उद्योग, व्यापार सारा अपने चरम सीमा पे थे, सबसे अच्छा व्यवस्था था उस समय। तो इस तरीका से हम लोग देख लिए कि इसका जो सल्तनत काल का जो प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक संगठन और विभाग कौन थे उसके बारे में हम लोग देख लिए। फिर आगे जो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि सल्तनत काल का कला और साहित्य में इसका क्या योगदान रहता है। तो हम लोग कला साहित्य के योगदान में भी इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कला एवं साहित्य। कला एवं साहित्य में स्थापत्य कला, शासन किसका रहा और मुख्य बिंदु क्या था। देखिए यहाँ पे आता है कुबात उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार इसको ऐबक ने बनाया था। इसको ऐबक ने, कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने रखी थी और पूरा इसका इल्तुतमिश ने किया था। और आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो रखा था वह अपने नाम पे नहीं रखा था, वह बख्तियार काकी की याद में उन्होंने कुतुब मीनार को बनवाया था। और देखिए कुबात उल इस्लाम जो था वह तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थान था। तुर्क जो थे ऐबक, इल्तुतमिश और सारे जो तुर्क थे, तो तुर्कों द्वारा जो पहला निर्मित किया गया जो प्रथम स्थान था वह कुबात उल इस्लाम था। दूसरा जो है 2.5 दिन का झोपड़ा, वह 2.5 दिन का झोपड़ा जहाँ पे बना है वह पहले था स्कूल, विद्यालय था। अजमेर से पहले वह विद्यालय था। वह 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। जिस जगह पर वह 2.5 दिन का झोपड़ा है वह पहले विद्यालय था, एक विद्यालय हुआ करता था। उसके बाद कुतुब मीनार का पूर्ण इल्तुतमिश ने किया था। इसको याद रखिएगा कि कुतुब मीनार का जो पूर्ण किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश का भी कार्यकाल हम लोग देखते हैं। इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी मकबरा एक बहुत सुंदर मकबरा है और इसको क्या किया था कि मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। जो मकबरा जो किस तरीका से बनाया जाता है, मकबरा का क्या शेप होना चाहिए, किस तरह से डिजाइन होना चाहिए, उसकी देन जो है वो इल्तुतमिश को जाकर मकबरा शैली
का जो जन्मदाता जिसको कहते हैं वह इल्तुतमिश है। उसने किया था हौज ए शमसी और शमसी ईदगाह, इसकी भी रचना इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। हौज ए शमसी और शमसी ईदगाह, तो इस तीन चीज़ जो है वह इल्तुतमिश का बहुत फेमस है, इसको याद रखने का जरूरत है। कभी कभी पूछ देता है कि सुल्तान गनी मकबरा, हौज ए शमसी और शमसी दरगाह ये किसने बनाया था, तो शमसी जिससे लगा हुआ है वह हम इल्तुतमिश से देख रहे हैं, इल्तुतमिश शमसी। उसके बाद देखते हैं बलबन का मकबरा। बलबन ने अपना मकबरा खुद उसने बनवाया था और उसने क्या किया था कि विशुद्ध इस्लाम शैली का मकबरा इसको बोलते हैं। विशुद्ध इस्लाम शैली का बोलने का मतलब है वो इस्लामिक तौर तरीका का बहुत अच्छे तरीका से इसने उपयोग किया था। विशुद्ध कहने का मतलब कि वह शुद्ध नहीं, विशुद्ध इस्लामिक शैली का मकबरा इन्होंने क्या किया था कि बनवाया था। उसके बाद आता है शेरी का किला। शेरी का किला, अलाई दरवाजा और हौज ए अलाई, यह अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, सीरी का किला है जिसको 1000 खंभा और अलाई दरवाजा, इसने जो बनवाया था अलाई दरवाजा वह था कि 1000 खंभा महल का निर्माण, माने कि 1000 खंभा का जो महल होता है उसका निर्माण इन्होंने क्या किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। हौज ए अलाई, हौज ए खास भी कहा जाता है, हौज ए अलाई, हौज ए अलाई का क्या मतलब होता है कि हौज ए खास भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जा करके लोग जो दुआ की तरह का जो व्यवस्था थी इस्लामिक में जो व्यवस्था थी उसको वहाँ पे किया करते थे, तो इसीलिए हौज ए अलाई दरवाजा, सीरी का किला। इसके बाद इसमें और है, उसके बाद यह मुबारक खिलजी, ऊखा मस्जिद, ऊखा का जो मस्जिद है वह मुबारक खिलजी ने बनवाया था। और उसको याद रखने के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार उस क्वेश्चन में पूछ दिया था कि ऊखा की मस्जिद, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं फिर इसको मिटा करके इसी में हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। ऊखा की मस्जिद, ऊखा की जो मस्जिद थी यह बहुत सुंदर मस्जिद थी और इसको बनवाने वाला मुबारक खिलजी था। मुबारक खिलजी इसको बनवाया था। और उसके बाद भी अभी गयासुद्दीन तुगलक ने भी क्या किया था कि तुगलकाबाद का किला और गयासुद्दीन का मकबरा, गयासुद्दीन जो था, गयासुद्दीन का मकबरा, इसमें हम देखते हैं तुगलकाबाद का किला, तुगलकाबाद का किला, तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन का मकबरा, गयासुद्दीन का मकबरा। तो इसमें हम देख ले रहे हैं तुगलकाबाद का जो किला था वह क्या किया था कि गयासुद्दीन ने भी इसको बनवाया था गयासुद्दीन ने, तुगलकाबाद का किला और गयासुद्दीन का मकबरा, इसने अपने मकबरा जो वह गयासुद्दीन ने ही अपने बनाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। एक चीज़ हम लोग इसमें छूट रहा है कि एक जो मोहम्मद बिन तुगलक था MBT, वह जहांपनाह का स्थापना करवाया था। जहांपनाह MBT ने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जहांपनाह में क्या होता था कि वहाँ पे लोग जा करके और क्या करते थे कि जो राजा थे उनसे डायरेक्ट मुलाकात करते थे, राजा से डायरेक्ट मुलाकात करने की व्यवस्था जहांपनाह में यही, और या राजा से कुछ मांगना हो तो उसकी व्यवस्था भी MBT ने जहांपनाह
की व्यवस्था करवाई थी। और उसके बाद फिरोज शाह, आप लोग सुनते होंगे बार बार फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला, तो इसको क्या किया था कि फिरोज शाह कोटला जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया था। तो फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है, क्रिकेट ग्राउंड भी है। उसके बाद इसमें एक और याद रखना है, मोठ मस्जिद सिकंदर से रिलेटेड है, सिकंदर लोधी से रिलेटेड है मोठ मस्जिद। ये भी पूछ देता है कभी एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा, मोठ मस्जिद जो सिकंदर लोधी ने बनवाया था। सिकंदर लोधी ने क्या किया था कि मोठ मस्जिद का निर्माण किया था। इस तरह से जो निर्माण कार्य जो जिस शासक के आद्यकाल में हुआ उसकी मुख्य बिंदु क्या थी उसके बारे में हम लोग देखें। अब फिर हम आगे जो हम लोग देखते हैं वह क्या है, आगे का जो व्यवस्था जो अपना रहता है वह साहित्य रहता है कि किसने कौन सा साहित्य लिखा। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि साहित्य कला बहुत चरम पर थी उस समय। तो हम लोग देख रहे हैं साहित्य इसके समय में साहित्य जो था वह साहित्य की बहुत बड़ा जो था विकास हुआ था। इसमें सभी तरह के जो राजा थे, जो कवि थे, जैसे अमीर खुसरो, हसन निजाम, ये जो लोग थे, इस लोगों ने लिखने की प्रकृतियाँ डाली और बहुत अच्छा। उसी समय इब्न बतूता भी भारत में आया था, उसने भी रिहाल लिखा था, जिसने क्या किया था कि सल्तनत काल की जो व्यवस्था थी उसके बारे में इसने जिक्र किया था। तो हम लोग रचना में देखते हैं, रचना, साहित्य और मुख्य बिंदु। पहला देखो, ताज उज मासिर हसन निजाम ने लिखा था, और ये लिखा था एबा के संरक्षण में। ताज उज मासिर माने कि ताज के बारे में इसने क्या की थी कि एक पुस्तक लिखी थी, किताब जो भी था वो लिखा था, उसमें हसन निजाम एबा के संरक्षण में लिखा था। उसके बाद देखिए तारीखे फिरोज शाही और फतवाहे फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। और एमबीटी और एफबीसीटी, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल था, जो उसमें क्या क्या कठिनाई, क्या बाधा, क्या आक्रमण हुई, उसके बारे में इन्होंने लिखा था। अब उसके बाद देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था, ये इसकी आत्मकथा था, फिरोज शाही। तो इसको याद रखिएगा, फिरोज शाही। और तारीखे फिरोज शाही या फतवाहे फिरोज शाही, ये भी फिरोज शाही ने लिखा था, लेकिन ये दोनों ने अपने अपने प्रशंसा जो था वो उसने किया था अपनी शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था का। तारीखे मुबारक शाही, इसको देखिए, इसको माहेमन बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था, और यह सैयद वंश के संरक्षण में लिखा था। यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता था कि तारीखे मुबारक शाही यह सैयद वंश के संरक्षण में लिखा था। और देखिए एमबीडी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया था और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। तो इसीलिए इसके बारे में भी देख लीजिएगा, रेहाल जो है वह इब्न बतूता ने लिखा था, और इब्न बतूता 1333 में जो इब्न बतूता भारत आया था वह एमबीडी के मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बाहर आया था, इंडिया आया था, और उसको क्या किया था कि वह दिल्ली का काजी नियुक्त किया कर दिया था, फिर यहाँ का राजनयिक बना करके इसको चाइना भेज दिया था। तो इसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद लिखा था मिफ्ता उल फतूह खजाइन तुगलकनामा आशिकी। ये जो था ये अमीर खुसरो सल्तनत काल में जो रहते थे, वो अमीर खुसरो के समय का ये अमीर खुसरो ने लिखा था कि मिफ्ता उल फतूही खजाइन उल फतूही तुगलकनामा और आशिकी। पूछ दिया जाता है कि तुगलकनामा किसने लिखा था, बार बार क्वेश्चन रिपीट है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। अमीर खुसरो, अब अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अमीर खुसरो कौन थे। या बहुत अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो 1253 ईस्वी में कासगंज यूपी में हुआ था। इसे तुतियाई हिंद भी बोलते हैं और भारत का तोता भी बोलते हैं। इसने क्या किया था कि सितार और तबला का आविष्कार इसी ने किया था। अमीर खुसरो ने ही सितार और तबला का आविष्कार किया था।
खुसरो प्रथम मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा पेश किया था। और एक और चीज़, जिसने कव्वाली जो परंपरा है उसका भी आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। कव्वाली शैली का आरंभ भी अमीर खुसरो द्वारा ही किया गया था। तो इसीलिए हम लोग इस देख रहे हैं रचना में एक बार और फिर से रिकॉल कर देते हैं। VVI जो कौन है, रेहाल इब्न बतूता ने लिखा था। यह MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और इब्न बतूता को क्या किया था कि वह दिल्ली के काजी नियुक्त किए थे और उसके बाद फिर चाइना भी भेजा गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपना राजदूत राजनयिक बना करके। 1333 में आया था और अमीर खुसरो ने क्या लिखा था, मिफ्ता उल फतूही और खजाइन उल फतूही, मिफ्ता उल फतूही और खजाइन उल फतूही। और उसके बाद तुगलकनामा पूछता है बार बार। आस्की भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि आस्की भी कभी पूछने की अभी तक तो नहीं पूछा है लेकिन पूछने की संभावना रहती है। और अमीर खुसरो के बारे में देख लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था वो 1253 ईस्वी में कासगंज यूपी में हुआ था। इसे कुतिया सरहिंद भी बोलते थे। इसने क्या किया था कि तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था और कव्वाली शैली जो होता है उसका भी आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। तो आज के दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सल्तनत काल है वो आज अपना खत्म हो रहा है। सल्तनत काल के बाद हम लोग फिर आते हैं मुगल वंश, क्योंकि सल्तनत काल खत्म हो जाता है और इसके बाद फिर मुगल का इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। लोदी वंश खत्म होता है, वहाँ पे इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है बाबर के द्वारा। और बाबर के बाद जो होता है, बाबर के बाद यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग मुगल वंश देखेंगे। और आप लोग हमारे वीडियो को क्या कीजिए कि थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। विशेष इस पर मैं जोर नहीं देता हूँ, लेकिन जो अच्छा लगता है उसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए। और आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए। जो भी एग्ज़ाम हो आपके पास, BPSC CDPO, इस दोनों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इसीलिए मैंने मैराथन कोर्स चला रखे हैं। इसमें वही चीज़ डाला गया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है और पूछा जाता है। अक्सर यही से क्वेश्चन पूछता है। जो एक्चुअल जो फैक्ट होता है उसको मैंने किताब से खोज करके और डिफरेंट जगह से पढ़ करके जो एक्चुअल जो फैक्ट होता है, जहाँ से अगर आपको इसको कंटिन्यूअसली आप लोग पढ़ते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आप 90% क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो जो भी मैं डाल रहा हूँ उसको आप लोग देखिए और उसी के हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। आप लोग श्योरली क्वालिफाई कीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और ऊंचे मुकाम पर पहुंचिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ओके, थैंक यू।